इससे पहले 130 तक हो गया था, इसके बाद अब चालू सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रुक गया था। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 129 तक हो गया था, 129 फिर से एक बार देख लेते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, कहता है कि एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकता है। जो भी एल्युमिनियम को विस्थापित कौन करेगा? जो उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो इसमें देख लीजिए कि एल्युमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि 2AgCl, यानी कि AgCl है वो टूट रहा है, तो कौन अभिक्रिया होगा? टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। इहो पूछ रहा है कि कौन सी को उपस्थिति में टूटेगा। तो कल ही आप लोग को बताए थे कि AgCl रहे, AgBr रहे, कौन सी की उपस्थिति में टूटता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। कल एक चीज और बताए थे श्वेत फोटोग्राफी के लिए, तो बोले थे दो चीज याद रखेगा, AgCl AgBr दोनों याद रखने के लिए, लेकिन वहां पर ऑप्शन सिर्फ AgBr था, आगे ऑप्शन आपको मिलेगा दोनों। ठीक, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कोई X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसके स्वच्छ गुण, इसके स्वच्छक गुण और उसका उपयोग कांच के विनिर्माण में। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी में जरूर करवाएंगे कांच का विनिर्माण, साबुन का विनिर्माण और कागज का विनिर्माण, तीनों के विनिर्माण के लिए ध्यान दीजिए। कांच का विनिर्माण बोले, साबुन का विनिर्माण बोले और कागज का विनिर्माण। फिर सुनिए, कांच का विनिर्माण, साबुन का विनिर्माण और कागज का विनिर्माण के लिए धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धोवन सोडा का कुछ कोई सूत्र बताइएगा। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2, इसी को धोबिया सोडा भी कहते हैं। ठीक है, आगे है क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है। देखिए, क्लोरीन गैस निरूपित करता है, यानी कि क्लोर जो है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर जो है निरूपित करता है क्लोरीन गैस को। और जो वो आगे दिया गया है क्षार किसको निरूपित करेगा? तो NaOH को। आप लोग जानते हैं कि NaOH का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया से होता है। आज जब थ्योरी कर रहे थे तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में दिया हुआ था, आप जाकर थ्योरी देख सकते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या किया गया है। ठीक, यानी कि Cl बना, क्लोर बताया गया Cl को और क्षार बताएगा NaOH को। ऐसे भी हम जानते हैं कि NaOH क्या है? क्षार है। इसमें देख लीजिएगा। ठीक, आगे और मजबूत क्षार है, ये क्वेश्चन आया था मजबूत क्षार छांटने वाला, इसमें ऑप्शन था NaOH क्या है? मजबूत क्षार है। ठीक, सबसे मजबूत क्षार है। आगे कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कहता है जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट में के विलयन में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिंक धातु कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट मतलब समझते हैं ना, CuSO4 और जिंक है, तो जिंक ज्यादा भी क्रियाशील है कॉपर सल्फेट से, इसके विलयन को क्या कर देगा? तो Cu अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन लिखा है, जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो सही है ना? ऑप्शन उसी तरह अकेले के लिए दिया, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना, और सब गलत है, देख लीजिएगा। या संयोजन अभिक्रिया के जो है कौन अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? सही से वो नहीं बात। अरे ए नंबर नीचे में रखा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पाद में विभाजित होता है। सरल उत्पाद में विभाजित होने मतलब वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम बताए थे अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया ऑप्शन नहीं दिया, ऐसे स्टैंडर्ड में जाइएगा तो अपघटन ही देगा, वियोजन नहीं देगा, क्योंकि पता है उसको फंसाना कैसे है। आगे निम्नलिखित में कौन से उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, जब बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है उसमें उष्मा भी उत्सर्जित होती है। बुझा हुआ चूना का निर्माण CaO यानी कि काली चूना, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ने जल के मिलने से, सॉरी, CaO और जल H2O के मिलने से क्या होता है? बुझा हुआ चूना का निर्माण, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। फिर से सुनिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के मिलने से जो बनता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक, तो इसके निर्माण में क्या होता है? उष्मा भी उत्सर्जित होती है। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक गैस के जलने में भी क्या होता है? उष्मा उत्सर्जित होता है। और श्वसन तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ही। और बहुत लोग सोचते हैं श्वसन में ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उष्मा शोषित हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। श्वसन बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है? उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। बुझा हुआ चूना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का जलना भी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और श्वसन भी क्या है? उष्माक्षेपी। आगे चलते हैं। कहता है लोहा धातु और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ध्यान दीजिए, लोहा धातु और कॉपर सल्फेट। लोहा धातु का मतलब समझिए Fe प्लस CuSO4 है।
की करेगा, एकरा विलियन चक्रा विस्थापित करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, कहता है आयरन कॉपर सल्फेट विलियन से सल्फेट को विस्थापित करता है क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में कम क्रियाशील होता है। कैसे यहाँ पर बोला लास्ट में, देखिए क्या बोला, क्योंकि यहाँ सल्फेट की तुलना में कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील होगा कहना विस्थापित कर। दूसरा कहता है आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापन करता है, ठीक, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में कम क्रियाशीलता होता है। गलत बात है, ये भी गलत है। सी है आयरन कॉपर सल्फेट, पानी लाए हैं, आयरन कॉपर सल्फेट विलियन से सल्फेट को विस्थापित की क्योंकि यह सल्फेट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन सुने, ऑप्शन ये दिया गया है आयरन कॉपर सल्फेट विलियन से सल्फेट को विस्थापित करता है। सल्फेट को विस्थापित करेगा कि उसको यौगिक को विस्थापित थोड़े करता है, इसको ना अधिक सीयू को ना विस्थापित करे, सल्फेट को विस्थापित, सल्फेट को तो जोड़ देता है, विस्थापित नहीं करता है। नीचे देखिए निचला कहता है आयरन कॉपर सल्फेट विलियन से कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि यह कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील था। देखिए ऑप्शन नहीं देता है, वो फंसेबे करेगा, बस ध्यान देना है करना क्या है वहां पे, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे है कि कहता है मधुमक्खी के रंग में, हम आप पहले ही बताए थे चींटी के रंग बोले चाहे मधुमक्खी के रंग बोले, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, इसको बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति, अनुरोध है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो सबसे पहले एक बार थ्योरी को कर लीजिए। थ्योरी करने के बाद जब क्वेश्चन कीजिएगा तो मजा भी आएगा और थ्योरी पूर्णतः रिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, NaOH जो कि क्षार है और अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, और बना रहा है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट ना प्लस H2O। कहता है कि कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, बताइए। उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण ऑप्शन है तो अपक्षेपण होबे नहीं करेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अपक्षेपण, ठीक है। उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण नहीं होगा, द्विविस्थापन होगा इसमें, उदासीनीकरण होगा थोड़े। अच्छा उदासीनीकरण है ऑप्शन ना, जल अतिकरण, ठीक है, उदासीनीकरण है, अपक्षेपण नहीं होगा, अपक्षेपण नहीं हो, सॉरी अपक्षेपण नहीं, उदासीनीकरण हम कुछ और सोच लिए थे, द्विविस्थापन है तो ठीक, द्विविस्थापन नहीं है ये भी। आगे चलते हैं, द्विविस्थापन नहीं है ये, उदासीनीकरण है, अम्ल और क्षार क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है धोवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है। देखिए धोवन सोडा का उपयोग अभी तुरंत बताए थे, कांच और साबुन और कागज के विनिर्माण में होता है, ये सही है। घरेलू प्रयोजन में भी होता है, कहता है घरेलू प्रयोजन के शोधन अपमार्जक के रूप में, मार्जक लिखा यानी क्लीनिंग के रूप में होता है ना उसका, क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा करने में, सफाई करने में। आगे है कहता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा इतनी होता है, लेकिन केक को सेकने में नहीं होता, केक को सेकने में क्या उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का, ठीक है, और ईस्ट का, हाँ ठीक। तो ध्यान हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 गलत है, यही पूछ रहा था गलत कौन है। आगे कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग स्वेस बताए थे ना, देखिए इसमें ऑप्शन है ना सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर बोनोमाइड, दोनों बोले थे ना याद रखने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर बोनोमाइड। क्वेश्चन से ज्यादा हमारे बोली पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है। आगे देखिएगा, कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चे पदार्थ के सही समूह को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। कल भी हुआ था, NaCl का उपयोग, NH3 का उपयोग और CO2 का उपयोग। धोवन सोडा के निर्माण के लिए NaCl का होना जरूरी है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और हो जाएगा अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तीनों का होना जरूरी है। कल भी हो चुका था, बोलते हैं ना थ्योरी कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब दुख दर्द। आगे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया संतुलित समीकरण ही दिया गया है, संतुलित कीजिएगा, समझ आ जाएगा क्या करना है। देखिए सबसे पहले इधर देखिए, अभिकारक की ओर देखिए, नहीं उत्पाद देखिए, इधर देखिए एफ हमारा पूछ रहा है, एफ इधर की क्या है 3 गो, तो पहले देखिए इसमें से तीन क्या में है, एक क्यों में, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसी तरह से सटना है, ठीक। ऐसे बहुत सारा हो चुका है। इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा, किसका, संतुलित का, देखिए संतुलित का बहुत बड़ा भी आता है, आज बन जाएगा शॉर्ट वीडियो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग पढ़ चुके थे थ्योरी में, यहाँ पर डायरेक्ट देखिएगा, इसका उपयोग टूटी हुई को सेट करने में किया जाता है, बिल्कुल। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल भी नहीं,
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से किसको जाना जाता है, पता है ना, जिप्सम को जाना, किसको जाना जाता है, जिप्सम को। इसको जाना जाता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम डाइहाइड्रेट के नाम से किसको जाना जाता है, जिप्सम को। और जिप्सम को ही 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे चलते हैं, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, देख लीजिएगा। नीचे में सबसे पहले जो यौगिक को जो अपने आयनों का अदला बदली करता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये तीनों जो आपको दिख रहा होगा यहां से, ये तीनों वो है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि विस्थापन अभिक्रिया में सब एग्जांपल हो गया होगा। और निचला जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, देख लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही क्वेश्चन हो चुका है, बार बार एक चीज को हरदम रिवीजन करना जरूरी है ताकि अंदर आए, लेकिन उसी पे समय व्यस्त करना दिक्कत है। आगे चलते हैं, 6CO2 + 12H2। ये देखिए समीकरण दे दिया, किसका पता है ना, प्रकाश संश्लेषण का। आप प्रकाश संश्लेषण का कोई बता सकते हैं समीकरण पूरा, ठीक है, सब 6 हो जाएगा, खाली 12 हो जाएगा H2O में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसमें ग्लूकोज की अभिक्रिया भी होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है, पूछा क्या है कि 6CO2 12H2 जो होता है, उसके बाद ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है, उसमें जो बोला गया है कि ककरा उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक, ग्रुप डी में पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक। आगे चलते हैं, Na2SO4 + BaCl2, बस वही तो बात है, BaCl2 आया, कौन सी का निर्माण करेगा, BaCl2 आया, BaCl2 तो मतलब BaSO4 का क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा। तो बस वही दिया है, कौन सा विलियन रहता है, कौन सी रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछा विलियन कौन रहता है। देखिए विलियन जब BaSO4 का तो अवक्षेप बना देगा, BaSO4 का बना देंगे ठोस, लेकिन BaSO4 के बाद भी ये चीज बनता है। आप लोग जानते हैं कि जो अवक्षेपन अभिक्रिया होगा वो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो BaSO4 के बाद कुछ एक उत्पाद बनता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, ठोस हो गया, अलग हो गया BaSO4। तो विलियन में कुछ चीज रहता है ना, विलियन में कौन चीज रहता है, NaCl रहता है। क्या रहता है, जब BaCl2 Na2SO4 से अभिक्रिया करता है तो BaSO4 बनता है, ठोस के रूप में निकल जाता है, और रह जाता है कौन चीज, NaCl। क्या रहता है, NaCl, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऐसे अवक्षेपन अभिक्रिया को एक बार देखिएगा, बार बार बोलते हैं। जो ऑप्शन इसमें इस चैप्टर में दिया गया था 4 को, उससे बाहर तो हमारा नहीं लगता है पूछेगा, अभी तक पूछा भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। आगे, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाए जाने पर, ध्यान दीजिए, ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या, सही है। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है, बस वही तो बात है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और उसके बाद कह रहा है AgNO3 अभिक्रिया करता है तो कौन सी का अवक्षेप बनाता है, डायरेक्ट बोलिए, कुछ ठोस करवाए, AgNO3 AgCl बनाएगा ना, AgCl बनाएगा। और AgCl का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, इसमें ऑप्शन देखिए ना, AgCl सफेद क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही है, मारिए। आगे चलिए, कहता है जब किसी विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक के धनायन और दूसरे अभिकारक के ऋणायन संयोजित होकर डैश का निर्माण करते हैं तब अवक्षेपन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अविलय इसमें देखिए कहाँ है, सबसे पहले धनायन और ऋणायन आयनिक ठोस में होगा, आयनिक यौगिक, अविलय भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, कटाक्ष पर मारिए, सोचिए, बस मारिए, समझ आ गया, धनायन ऋणायन आयनिक होगा, क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि अवक्षेपन अभिक्रिया की चर्चा है तो अविलय ठोस का निर्माण हो, अविलय नहीं ठोस अविलय होवे करता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, देखिए बेकिंग पाउडर में जो होता है बेकिंग सोडा और किसका मिश्रण होता है, बताइए, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है ना। अगला क्वेश्चन ये आएगा, क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग है, तो हाँ अलग है, क्योंकि बेकिंग सोडा हो गया, और बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे बन जाएगा पाउडर, हाँ बिल्कुल बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कॉपर निम्न प्रकार के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें दिया है संतुलित समीकरण देखना है, ठीक है, और संतुलित समीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है तो हम डायरेक्ट उसी पे चलते हैं, आंसर पे चलते हैं। आप बाकी शॉर्ट वीडियो आएगा देख लीजिएगा। बी नंबर आंसर है कि देखिए दोनों बगल पूरा होना चाहिए, ऐसे हिट एंड ट्रायल विधि से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एन को देखते हैं, 4 ज्ञान इधर है, अभिकारक बाईं ओर लिखा जाता है, यो क्वेश्चन आगे आएगा, अभिकारक किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर। अभिकारक में देखिएगा एन क्या है, 4 गो है, इधर देखिएगा एन क्या है, 4 ज्ञान है, इधरो 4 ज्ञान, इधरो 4 ज्ञान। आप देखते हैं, देखिए सी इधर क्या है,
इधर Cu एगो, यहाँ देखिए ना, इधर मतलब अभिकारक में Cu एगो, इधरो Cu एगो। अब ऑक्सीजन देखिए इधर क्या है, 4/12 ऑक्सीजन है, इधरो 4/12 ऑक्सीजन है, हो गया 4/12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 4 है, इधरो हाइड्रोजन क्या है 4 है, क्या हो गया संतुलित है, दोनों को बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 151 नंबर क्वेश्चन। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदे डालता है, देखिए जब कोई छात्र या कोई डालेगा, छात्र डाले कोई डाले, तो जो नींबू का बूंद डालेगा ना दूध में, तो ये अवक्षय के रूप में ठोस होने की, ये क्या करता है कि उसके जो दूध में जो प्रोटीन होता है ना, उसको ठोस बन के यानी कि अलग करने की प्रेरित करता है, और ठोस बन के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जब ठोस बन के अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें ऑप्शन क्या है, एक नंबर है ऑप्शन, देखिए तो है ना। ठीक है, माइक को लगता है आप लोग छुपा के रखे हैं क्या, बोला कीजिए, बोल रहे नहीं तो वो जो कैमरा पर लोग रहते हैं वो सुतले रहते हैं हरदम, या को ऐसा नहीं होंगे कि देख रहे होंगे, सब सोइए के देख रहे होंगे। सही बोलते हैं, ऐसा होता है। इनमें से किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए। धोवन सोडा का उपयोग देखिए साबुन में होता है, बस 3 याद रखिए ना, बने जाएगा क्वेश्चन, साबुन, कागज और कांच। ये धोवन सोडा के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें है कि सौंदर्य प्रसाधन, यानी सौंदर्य के लिए इसका थोड़ा नहीं, सौंदर्य के लिए इसका उपयोग होगा तो बस सौंदर्य खराबे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका उपयोग नहीं होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जब दिया गया है तो बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। बताइएगा सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन क्या क्या कहला जाता है, केलोलॉजी कहलाता है। कल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किए थे तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, बायोलॉजी क्वेश्चन कर लिए तो बायोलॉजी स्टार्ट होगा। ठीक, आगे एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक को हमेशा बोले थे ना किस ओर रखा जाता है, आगे बोले तो क्वेश्चन होगा बाईं ओर रखा जाता है। इसका आंसर देखिए किस ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर। आगे देखिएगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें से किस रंग का अवक्षय बनता है, क्या पीला रंग होगा। लेड नाइट्रेट है ना, लेड मतलब पीबी, पीबी तो पीबी, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। और जब भी बोले थे इसका किसी भी से अभिक्रिया होगा क्या बनाएगा, PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का कैसा होगा, पीबी मतलब पी से पीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला। आई येलो पर जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ तो पीला कर रहे हैं, तो कहाँ गया बिंदु न भाग जाता है। आगे चलते हैं, कहता है कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, यह ना होगा, ये जुटेगा। इसमें ऑप्शन है कि नहीं होगा, देखिए सब जुट रहा है, एगो नीचे का है नीचे टूट रहा है ना, विघटन यानी कि अपघटन अभिक्रिया जो भी कहते हैं। आगे देखिए नीचे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा ना, समझ जाइएगा, संयोजन अभिक्रिया कोई भारी अभिक्रिया नहीं है। कहता है सेलेक्ट द एलिमेंट विथ द हाईएस्ट वैलेंसी फॉर अमंग द फॉलोइंग, मतलब वैलेंसी का मतलब संयोजकता, संयोजकता ही होता है, संयोजकता ही होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही ना संयोजकता ज्ञात होता है, ऐसे वैलेंसी मतलब संयोजकता ही होता है, संयोजकता ही होता है, हाईएस्ट वैलेंसी है ना, ठीक। हाँ, वैलेंसी में संयोजकता ही होता है, वैलेंसी मतलब ध्यान। इसमें से एल्युमिनियम की संयोजकता कितना है, 3 होता है, एल्युमिनियम संयोजकता 3, लिथियम का 1, ठीक बिल्कुल, और कैल्शियम का 2, और लेकिन नाइट्रोजन के निकालिएगा 3, नाइट्रोजन 5 ले रहा है, 3 होता है, लेकिन इसमें देखिएगा आंसर जो लिया गया है संयोजकता 3 होगा। देखिए ऐसे बैलेंसी का मतलब जो होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन है। सुनिए ना, सुनिए, यहाँ पर वैलेंसी की चर्चा हुई है, वैलेंसी की, लेकिन इसमें आंसर जो लिया गया है वो लिया गया संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता, लेकिन अगर देखा जाए एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, सुनिए, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। यहाँ पर अगर किया जाए तो नाइट्रोजन की भी संयोजकता कितनी होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो दोनों की संयोजकता बराबर है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है, Na। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर लिया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। किससे लिया गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर इंग्लिश में पूछा जाता है, आइए रेलवे का है तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, Na। क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्या। आगे देखिए क्या कहता है, दी गई अभिक्रिया AlFe2O3, Al क्या है, FeO3 है,
तो यह बात है कि Al जो है Fe से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसको क्या कर देगा, इसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, बंद किया जाएगा, Al2O3 अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Al2O3 क्या हो जाएगा, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत लोग का माथा दर्द करने लगता है, वहां पर वीडियो भी बहुत लोग देखते होंगे, उनका माथा दर्द करने लगता होगा। ठीक, चैप्टर ही थोड़ा चैप्टर भी वैसा है, माथा दर्द सभ्य चैप्टर में करता है, यहाँ जिनका माथा दर्द करता होगा वहाँ हर जगह माथा दर्द, क्योंकि मैथ में भी माथा दर्द होता है, सभ्य कुछ माथे दर्द का है। आगे आगे है, आगे क्वेश्चन हो कुछ हो गया था क्या, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल क्या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिंग, मतलब कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया ककरा कहते हैं। ठीक, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, विद्युत के धारा की उपस्थिति में टूटे। हम एक एग्जांपल देखे थे, अभी तक एक एग्जांपल पूछ ले जाता है, ये ध्यान रखिए। H2 जो है, H2O जो टूटता है, H2 और O2 में टूटता है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति में ही टूटता है, ध्यान रखिएगा। ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल पूछ लो जाता है। ठीक, आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है, दी गई कोई पदार्थ रेडॉक्स अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब पहले समझिएगा। ठीक, यानी कि दोनों अभिक्रिया एक के साथ होगा, तो ये करता है क्या है, हाइड्रोजन का क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, त्याग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, ऐसे सही से अगर ध्यान जाए, थ्योरी के साथ साथ पढ़ा जाए, तो अगर इसका डिस्कशन 2 भी घंटा होता है तो हमरा नहीं लगता है मन अच्छा आएगा सही ढंग से। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या है, अगर क्रमबद्ध तरीका से किया जाए तब, एकाएक को आएंगे तो उसका बात अलग है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण कौन है, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का छांटिए, डायरेक्ट ऑप्शन को छांटिए, ऑप्शन तुरंत से छटा जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन टूट रहा है, नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, जुट रहा है, टूटे रहा है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, जुट रहा है, तो नहीं होगा, को होगा कौन सी, ये नंबर ऑप्शन होगा। तब इसी तरह ऑप्शन छाटिएगा एग्जाम में भी। ठीक, कहता है निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का पहचान करने का मतलब क्या हो जाता है, अदला बदली करना। देखिए ना द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है, यहाँ पर देखिए थोड़ा फंसा आएगा, तो यह बार बार बोलते हैं क्या अभिक्रिया, याद रखिए, सक्रियता समूह याद रखिए, हमेशा उस सब का डिटेल्स देना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे हो चुका है, तो मार लेते हैं हम डायरेक्ट आंसर ये। ठीक, समझ भी जाइएगा, पीछे अगर वीडियो नहीं देखिएगा तो पहले देख लीजिए, पहले अब बार बार उसी चीज को दोहराना। अब इस चीज जो नया आएगा क्वेश्चन, इस पे बहुत ज्यादा बोलेंगे। ठीक, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक को उनके क्वथनांक के अनुसार आरोही करें। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते कर। तो देखिएगा क्वथनांक बोला, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जल्दी गैस कौन बने। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो होता है, इसमें एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा क्या होगा, है ना, सबसे ज्यादा है ना एसिटिक अम्ल। इधर से देखिए, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल होगा, उसके बाद देखिएगा एल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल जानते हैं ना, C2H5OH होता है, यहाँ पर भी वही किया, बस बढ़ाई दिया। देखिएगा यहाँ पर जोड़ेगा तो C2 दो कार्बन है, अब H क्या होगा 5 गो OH, उसी तरह C2H5 एथेनॉल का ही है। तो उसके बाद एथेनॉल आएगा, उसके बाद आएगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की देखे थे ना कल, प्रतिस्थापन अभिक्रिया याद कीजिए, कल हम बताए थे जब पहला चरण में CH4 और Cl2 की अभिक्रिया होती है तो मेथिल क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है, कल बताए थे ना। तो इस ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद मेथिल क्लोराइड आएगा, उसके बाद क्या आएगा CH4, क्या आएगा CH4। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ेगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन है, सबसे अधिक कौन हो जाएगा, एसिटिक, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद क्या है, मेथिल क्लोराइड, उसके बाद CH4 यानी कि मेथेन। आगे चलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम का ऑक्साइड की हो चुका है, जल के साथ अभिक्रिया कहते हैं, बुझे हुए चूना का निर्माण होता है। कौन अभिक्रिया है यहाँ पर न, इससे पहले देखे थे कि यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, उष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो कौन सी है मारेंगे, संयोजन अभिक्रिया मारेंगे, दोनों दूध जुड़ के एक बन रहा है ना। आगे कहता दिए गए संतुलित समीकरण A, B और C क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए क्या होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया पहले बताइए। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अभिक्रिया कौन सी है। ठीक, कमेंट किया कीजिए, जो भी आदमी देखते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए, क्या कैसे क्या हुआ है। ठीक, देख के चले जाना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है, अगर सही से देखा जाए तो ये
क्या हो सकता है? अवक्षेपण तो हो ही जाएगा। ये क्या हो सकता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण भी हो सकता है। उदासीनीकरण भी हो सकता है, नहीं होगा? अम्ल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। अच्छा, यहाँ पर संतुलित समीकरण ही मांग पूछा है, ध्यान दीजिए। संतुलित पूछा है ना, हाँ, उदासीन हो जाएगा। संतुलित समीकरण पूछा, ध्यान दीजिए। ये हीट एंड टरबाइन विधि से आराम से बनेगा, 2-1-2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर हम देख रहे थे हाइड्रोजन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में दिल है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधरों 2 हो जाएगा, यानी कि प्रतिफल के बीच हाइड्रोजन क्या है, 2 है, इधरों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 गो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन H2 में हम देखे थे हाइड्रोजन 2 है, इधरों पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 2 कीजिए, और 2-2 क्या हो जाएगा, 4, 2-2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 का हाइड्रोजन है ये आएगा, इधर 2 का हाइड्रोजन है, इधर CH2 है जो है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। देखिए ए में क्या होगा, ध्यान दें, ए में देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर C किया गया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ये है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो 4 हमारा हाइड्रोजन पुराना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 अगर लेते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, अगर 2 यहाँ पर लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो इधर हमारा 4 हाइड्रोजन पुराना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो मतलब सुनिए पहलो 2 होना चाहिए, लास्टो 2 होगा। कौन ऐसा कौन है, पहला 2 और लास्टो 2, बीच में कौन चीज, एक। ये ऑप्शन से छांट लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन छांटिएगा, अपने पता चल जाएगा, ऑप्शन देखने से पता चल जाता है। आगे दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, फिर से वही बातें हैं, AgBr प्लस KNO3। तो मतलब देखिएगा यहाँ पर होना चाहिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा AgBr KNO3, मतलब कि AgNO3 प्लस KBr। ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर देखिए है, बी नंबर ऑप्शन है ना, AgNO3 और क्या आएगा, KBr आएगा। देखिए यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। बैंकिंग सोडा का सूत्र वही होता है, बताइए बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बैंकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। बैंकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, लेकिन यहाँ पर CaSO4 × 2H2 दिया है, गलत है ना। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है बैंकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में होता है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, दोनों कथन क्या है, असत्य है। आगे देखिए क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान दीजिए, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विस्थापन होगी। क्योंकि अगर आप लीजिएगा क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड का मतलब समझते हैं, Ki, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब जो है, ये जो है क्या लिए, क्लोरीन लिए हैं, क्लोरीन गैस है ना, और क्या है, पोटेशियम आयोडाइड से क्या अभिक्रिया की करता है, एक्कर विलयन से विस्थापित करता है, क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अगर लिख के बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक, पहले देखिए, पहले क्लोरीन गैस ले लेते हैं, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करवा के पोटेशियम क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है, और क्या बनाता है, आयोडीन बनाता है, एकरा विलयन से विस्थापित करता है ना, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। कहता है संगमरमर, संगमरमर को क्या कहते हैं, मार्बल कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। मार्बल का रासायनिक सूत्र CaCO3। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन क्या होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर होना चाहिए इसमें। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान संख्या दोनों बगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर परमाणु संख्या की चर्चा नहीं की है। परमाणु संख्या का मतलब वो नहीं, परमाणु संख्या जो हाइड्रोजन का 8 हाइड्रोजन के 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, यानी कि परमाणु की संख्या अगर बोलता है तो इसमें ज्या गो रहेगा ओक्कर। लेकिन सही अगर देखा जाए द्रव्यमान संरक्षण नियम पर कार्य करता है, तो अगर दोनों बगल के द्रव्यमान यानी कि अभिकारक का भी द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे ऑप्शन दिया गया, समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण की करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता क्या अधिक होता है, तो आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, सी, फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक ग्रहण करने की क्षमता क्या किसकी अधिक है, फ्लोरीन की सबसे अधिक। कहते हैं N2 साझा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, देखिए N2 जो है 6 हो गया, हाँ, तो कुल 6 हो जाएगा। समझा देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 5 हो जाएगा। और बायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 गो, एक बगल 3 गो, एक बगल और 3 गो देगा तो 11 करेगा, तो क्या हो जाएगा, N2 दिया है तो क्या हो जाएगा, 3 3 6। अगर हमारा कुल संख्या नहीं पूछता तब कौन सी होता, 3। ठीक,
यही सब ध्यान रखना होता है। कार्बन कार्बनिक यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की गलनांक में कम क्यों होता है? देखिए आयनिक यौगिक गलनांक बोले को उतना कम होने का कारण है कि ओकर आंतरिक आकर्षण बल क्या होना, कमजोर होना। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल क्या होता है, यानी कि अधिक होता है क्षीण बल के कारण, जानते हैं ये नहीं जानते, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही ना जानते हैं। जो भी बोलिएगा नुमैक पर बोलिएगा थोड़ा नहीं होता है क्या, जब अपना अपना में मिलिएगा तो जल्दी फुट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, के साथ मिलिएगा ना वो ज्यादा देर तक बना रहेगा, यानी कि ओकरा बीच क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, मजबूत होता है। क्या होता है, अभी भी कोई आके तोड़ सकता है। ठीक ठीक, अंतराण्विक आकर्षण बल जो मजबूत होगा तो क्या हो जाएगा, गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो यहाँ पर वही दिया गया कि अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण क्या होता है, कम और ज्यादा होता है। क्या होता है, कम और ज्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि निम्न क्यों होता है, बताइए सहसंयोजी यौगिक का निम्न क्यों होता था, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण होता था निम्न, और आयनिक यौगिक का ज्यादा क्यों होता था, अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही ज्यादा होता था। तो अगर ज्यादा होता था, अगर कम होता था तो कम होता था। आगे चलते हैं। कहता है नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल संयोजी आबंध की संख्या कितनी है, वो है आबंधिक संख्या पूछा, आबंध मतलब 3 जोड़ी बोला है। क्या आंसर हो जाएगा, 3। आगे देखिए प्रोपेन के अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। देखिए सभी हाइड्रोजन के साथ, प्रोपेन मतलब समझते हैं C3H8 अगर सूत्र होता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 8 हुआ है, तो आंसर क्या होगा, 8 होगा। बस इसमें कुछ ना ध्यान रखें, बस सूत्र ध्यान रखे काम बनेगा। कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर कैसा आबंध नहीं पाया जाता, देखिए आयनिक आबंध कार्बनिक यौगिक में नहीं पाया जाता, कार्बन में नहीं पाया जाता है। ठीक, कार्बनिक यौगिक में भी नहीं पाया, सबसे घुलनशील भी नहीं होता ना क्या, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक किसमें नहीं घुलनशील होता, कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में नहीं होता, और कार्बनिक में होता है घुलनशील। तो बताइएगा कार्बनिक यौगिक में आमतौर पर क्या नहीं पाए जाते हैं, आयनिक यौगिक नहीं पाए जाते, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में आयनिक यौगिक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होते, और कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं, कहता किस अणु में केवल एकल आबंध पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा पहले, CO2 सहसंयोजक यौगिक है तो इसमें एकल आबंध नहीं, द्वि आबंध पाए जाएंगे। उसके बाद है O2 में द्वि आबंध पाए जाएंगे, O2 में क्या पाया जाएगा, द्वि आबंध पाया जाएगा। उसके बाद CH4 एकल आबंध बनाएगा। ठीक, एकल, इसी का आंसर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 4 है हाइड्रोजन, एक देगा, फिर 4 4 8 हो जाएगा फिर। ठीक, आगे देखते हैं, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। छोटा आकार का होता है, अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति करता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखिए छोटा आकार वाला, छोटा आकार वाला कल ही हुआ था, परवल बनाएगा। जे दुर्बल है ओकरो छांट दीजिए, बड़ा है वो छांट दीजिए। देखिए बी नंबर ऑप्शन क्या, बी नंबर छोटा आकार है लेकिन दुर्बल है, छटा गया। उसके बाद दूसरा नंबर छोटा आकार जो है परवल है, वो आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी कि छोटा आकार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परवल होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं, कहता है कि आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में से कौन सा कथन सही है। तो आयनिक यौगिक जो होता है ठोस होता है, आयनिक यौगिक क्या होगा, ठोस होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कहता है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सही है, और किंतु ठोस अवस्था में नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। सहसंयोजी बंध ओकरे में नहीं होगा ये आयनिक यौगिक होगा। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक कौन है, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, वही हो जाएगा। आगे देखिए N2 के अणु में, देखिए ना क्या आंसर, N2 के अणुओं में क्या होते हैं, संयोजी सहसंयोजी यौगिक होगा सबसे पहला नंबर। अब 3 गो आबंध पाया जाता है, तीसरा आबंध, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आबंध। ठीक, कुल पूछेगा 6, एना पूछेगा तब जोड़ी 3 जोड़ी। कहता है इनमें से कौन सा आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें कि आयनिक आबंध उसमें भी बनता है, नहीं बनेगा हाइड्रोकार्बन ना, आयनिक आबंध बनेगा उसमें, हाइड्रोजन आबंध बनेगा उसमें, हाइड्रोजन आबंध बनेगा कि, अब क्वेश्चन है सुने आप, हाइड्रोकार्बन कहा, हाइड्रोकार्बन हम देखते हैं कि उसमें एकल आबंध, न द्वि आबंध, न त्रि आबंध बनता है। यहाँ पर बोला हाइड्रोजन आबंध, कहियो बनेगा,
समनेव सहसंयोजी नहीं बनेगा, समनेव सहसंयोजी बनेगा कौन, तो सहसंयोजी आबंध बनेगा। कौन सा आबंध बनेगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे, कार्बन एवं कार्बन यौगिक में, जो कि लास्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। अरे यार ये कहाँ चला जाता है। आगे देखिएगा, उसके बाद आयनिक आबंध तो नहीं बनेगा, आयनिक आबंध नहीं बनेगा, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा, बनेगा कौन, सहसंयोजी आबंध। कैसा बनेगा? सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, ये थ्योरी में हो चुका है। आगे चलते हैं। ऐसे बंध की बात है तो आयनिक बंधन, आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात है तो अगले चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन एकल बंधन दोनों बना सकता है? दोहरा बंधन एकल बंधन दोनों बना सकता है, वो सिर्फ क्षमता होती है ऑक्सीजन की क्षमता, दोहरा बंधन एकल बंधन दोनों भी बना सकता है। ठीक है, आगे क्योंकि अगर ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोनो यौगिक ना, ठीक है नहीं सही है, ठीक, ऑक्सीजन, ठीक है सही है। आगे देखिएगा, कहता है आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब पड़ते ही क्या हो जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। सही है, दाब पड़ता है तो टुकड़े में टूट जाते हैं, पढ़े थे। ठीक है, अथी में जाके देख लीजिएगा आप लोग, किसमें जाके देखना है, थ्योरी में हो चुका है ना। आगे चलते हैं। काहे अस्थिर से बोलने लगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा बात करने लगे। आगे, इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिक का क्वथनांक किसका सर्वाधिक होगा? NaCl का गलनांक भी उच्च होता है, द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और इसका क्वथनांक भी क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ऐसे भी आयनिक यौगिक यहाँ पर बहुत है, लेकिन आयनिक यौगिक में से ही ओएम से ककर सर्वाधिक क्वथनांक होता है, क्या हो जाएगा, NaCl का। किसका हो जाएगा? NaCl का। ऑप्शन देखिएगा, इसमें है आयनिक यौगिक 3 गो है, जिसका पोल मतलब अच्छा हो। हाँ ठीक है। आगे, प्लस माइनस करता है ना। एक एकल कार्बन परमाणु कितने आबंध बनाते हैं? एकल कार्बन परमाणु क्या आबंध बनाएगा? एक बनाएगा। एकल कार्बन परमाणु, सॉरी, अरे नहीं, एकल कार्बन परमाणु मतलब CH4 क्या आबंध बनाता है? 4 बनाता है। ठीक, तो ही एकल कार्बन परमाणु बोला कितने आबंध बनाते हैं? एकल कार्बन परमाणु CH4 ही बोल रहा है, 4 आबंध बनाता है। कहता है कि सहसंयोजक 7 सहसंयोजक बंध ककरा में होता है? ध्यान रखिएगा, एथियन जो होता है C2H6 होता है। क्या होता है? अच्छा, कार्बन एक होता है, कार्बन के लिए लीजिएगा, हाइड्रोजन क्या 6 एक साथ हो जाता है, यानी कि C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन बनेंगे? आप लोग संरचना सूत्र जाके अगर बनाते हैं तो इसमें 7 यानी कि 7 गो सहसंयोजक बंधन आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी कि एथियन आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एथियन का सूत्र एक बार आप लोग बोलिएगा, एथियन का सूत्र C2H6। आगे कहता है कि डैश की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, डैश की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक यानी कि उच्च होते हैं। अच्छा, आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है उच्च होता है, और अंतराण्विक आकर्षण यानी परबल और आकर्षण बल होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन है, अब लोग ऑप्शन देख के जल्दी आंसर बताइए, तब आगे जाएंगे। परबल आंतरिक आकर्षण बल हो जाएगा। अरे हम सी में ठीक लगा दिए, भंग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। इसमें देखिए क्वेश्चन कुछ और दिया था, आंसर देखिए, आंसर ऑप्शन के अनुसार भी आंसर ठीक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा था कि मतलब हम तो स्क्रीन टच करने लगे। ठीक, डैश की वजह से आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। ऑप्शन के अनुसार हम तो आंसर छांट सकते हैं। ठीक, तो इसमें नीचे दिया गया परबल आंतरिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी आवश्यकता होती है। ये देखिए, इसका सटीक आंसर नहीं, ऑप्शन के अनुसार छांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कुछ और। ठीक, ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, मिस्टेक जो भी कहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसमें भी तो अधिक मतलब होगा, जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, यहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है कि ये पूरा दे दिया गया है, यहाँ पर इतने होना चाहिए परबल आंतरिक आकर्षण बल के कारण। ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, आगे चलते हैं। कहता है विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में विद्युत संयोजी, यानी कि विद्युत संयोजी मतलब आयनिक यौगिक। ध्यान रखिएगा, गलित अवस्था ऑप्शन है डी नंबर, बिल्कुल है। ठीक, आगे के चलते हैं। सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों की पूरी तरह से भरे हुए कोष प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा हम जांच कर पाते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा हम जांच कर पाते हैं कि ककरा 2 चाहिए, ककरा 3 चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोष हो जाएगा।
अच्छा, किसी के घर की स्थिति को जांचने के लिए ओकर आर्थिक व्यवस्था देखते हैं, तो बताएगा कि आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्वेश्चन भूल रहे हैं, हम सोचिए थे, ठीक ठीक, जिससे मैं पढ़ रहे थे उससे आगे मन में आएगा तो बोल देंगे। आगे ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? किसमें आ जाएंगे? एकल बंध सिर्फ CH4 में होता है। ऐसे पीछे क्वेश्चन भी आया था। ऑप्शन नंबर डी है, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है, बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजन बंधों की संख्या। नाइट्रोजन अणु, बस वो है बात है, 3 आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन हो चुका है ना। ठीक, आगे कहता है CSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टल के जल के अणु से जुड़ी होती है? कितनी? 2। क्या हो जाएगा? 2 ही है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण देखिए ककरा से निर्माण होता है? जिप्सम से। जिप्सम में क्या है? तो बस उसी तरह पूर्ण क्रिस्टल के लिए ओकरा गर्म करते हैं ना, तो कर 2 होता है ना, भाग केवल होता है, वह पूछ रहा है, इसमें तो आधा हो जाता है। ठीक, आगे कहता है समान लवण रसोई घर में उपयोग किए जाने वाले। रसोई घर में ककर उपयोग क्या होता है? देखिए ना, धोबन सोडा का। आंसर क्या होगा? रसोई घर में धोबन सोडा का उपयोग होता है। उसके बाद कहता है बुझा हुआ चूना का भी उपयोग होता है, नहीं, बेकिंग सोडा का भी उपयोग होता है। बेकिंग सोडा थोड़े करता है। यहाँ पर क्वेश्चन सुन लीजिए, हम सोचे ऐसे टिक लगवा देंगे। ध्यान दीजिए, कहता है सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? ध्यान दीजिए, सोडा, बेकिंग सोडा कच्चे माल के रूप में जरूर उपयोग होता है जी। सामान लवण का, सामान लवण ककरा में होता है? सामान लवण मतलब समझते हैं, NaCl का उपयोग होता है ना धोबन सोडा में, होता है ना। बेकिंग सोडा में भी होता है क्या? 1 और 3 दिया, बिल्कुल ठीक, सही है, दोनों का उपयोग होता है, ठीक, सही है। NaCO3 को गर्म करके भी हम क्या धोबन सोडा का निर्माण करते हैं शायद। NaCO3 को गर्म करके उपयोग होता है NaCO3 को धोबन सोडा को बनाने में, ठीक। हाँ, 3 में जरूर देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन, ध्यान आता है जरूर। आगे देखता है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा के नाम से। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसका अन्य अवयव कौन है? टार्टिक अम्ल है, बेकिंग पाउडर में उपयोग होता है ना टार्टिक अम्ल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ टार्टिक अम्ल। क्या बेकिंग सोडा, हम बोले थे ना आपको कि क्वेश्चन आएगा, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है? बिल्कुल अलग है, हाँ अलग है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम, तो सही है, टार्टिक अम्ल का मिश्रण है, और इसमें टार्टिक अम्ल दे दिया, ए नंबर सही है, ठीक। बेकिंग सोडा में टार्टिक मिलाएंगे बेकिंग पाउडर, ठीक। आगे कहता है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट खाने वाले सोडा के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने वाले सोडा के रूप में जाने जाते हैं। निर्जल मतलब जल उसमें मिल रहा है, ये ना बोल रहा है। सोडियम कार्बोनेट सही है ना, ये बिल्कुल सही है, सोडियम कार्बोनेट है दिया हुआ, सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल निर्जल हो गया, यानी कि निर्जल में जल नहीं रहेगा। नहीं बोल रहा है, जल नहीं रहेगा तो क्या बेकिंग सोडा कह सकते हैं? कह सकते हैं, एच हट जाएगा, ठीक, बिल्कुल जल नहीं रहेगा तो कह सकते हैं। ये भी सही है। अग्निशामक यंत्र के अग्निशामक में तो होबे करता है बेकिंग सोडा का उपयोग, और उसके बाद अग्निशामक में CO2 गैस भी निकलती है, बिल्कुल सही, CO2 गैस निकलता है। आग बुझाने के लिए CO2 गैस का होना आवश्यक है, जैसा कि ये लाइब्रेरी में भी लगा हुआ है। और आपको बता दें कि बेगूसराय में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कहाँ है तो बेगूसराय में गांव पड़ता है मुजफ्फरा, गांव में सबसे पहला स्थापित लाइब्रेरी यही है। वहीं से हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग के पास पहुंचाते हैं, ठीक। आगे है, कहता है कुछ खाद्य पदार्थों को जल्द से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। जल्दी से पकाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? एलोवे किया था, बेकिंग सोडा का। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बेकिंग पाउडर है, हो जाएगा वही। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर होगा। यहाँ पर देखिए, फंसाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर वो दे दिया है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइए, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, CaOCl2, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम 200 नंबर क्वेश्चन पे, क्लोर एल्कली। ध्यान दीजिएगा, क्लोर एल्कली वही बात हो गई यानी NaOH के निर्माण में। तो यहाँ पर देखिएगा NaOH किसमें है? NH2 है, लेकिन इसमें क्लोरीन भी अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन भी करती है। तो ध्यान देखिएगा, इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन रहेगा, NaOH रहेगा, यानी क्लोर सार प्रक्रिया में तीनों रहता है। तो ध्यान रहेगा,
हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH कलोर छाल प्रक्रिया में। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत अपघटन विधि द्वारा NaOH के निर्माण में किस विलयन का उपयोग होता है? NaOH के लवण जल का किसका निर्माण होता है? NaCl और था ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? लवण और, अरे यार किधर जाते हो तुम, NaCl का pH मान इसको समझने में कोई दिक्कत तो है? 200 हो गया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आज तक यही रहते हैं। आगे 200 हो गया है, मात्र 62 क्वेश्चन बचा है। अब देखिए जल्दी खत्म करने से बहस है कि टिक लगाते जाएंगे जल्दी खत्म, एक ही दिन अब खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन कम कम पढ़ते हैं, सही से पढ़ेंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा हर एक रोज। ठीक, आप चाहे तो एक वीडियो को 2 दिन में देख सकते हैं, वीडियो अपलोड होते रहेगा। ठीक, और फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।